गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन पोर्टल पर। दोस्तों, अभी मैं डिस्कस करूंगा कि आप लोगों ने जो कमेंट किए हैं उसके बारे में। तो आप लोगों के कमेंट मैं पढ़ लेता हूं, जो कमेंट है उस पर मैं रिप्लाई कर देता हूं। तो पहले कमेंट जो है बलवंत कुमार जी का है। बलवंत कुमार जी ने कमेंट किया है कि हम लोग क्या करें। तो कल हमने वीडियो अपलोड की थी कि क्लास 10th के लिए जो है एक बेटर कोर्स है। क्लास 10th के बाद स्टूडेंट के लिए एक बेटर कोर्स है डिप्लोमा का, IERT का। तो उसकी रेफरेंस में बलवंत कुमार जी लिखते हैं कि हम क्या करें। तो भाई, जो आप काम कर रहे हैं बलवंत जी, उसी को कंटिन्यू रखिए। अभी UPPCL TG2 का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो आप उसको उसी काम को कंटिन्यू जारी रखिए और मेहनत के साथ करिए। जैसे ही एग्ज़ाम की डेट इन्फॉर्म होती है, मुझको मिलती है, मैं आपको तुरंत इसके माध्यम से बताऊंगा, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आपको शेयर करूंगा। दूसरा कमेंट आया हुआ है धर्मेंद्र रावत राहुल जी का। इनका यही क्वेश्चन है कि सर TG2 का एग्ज़ाम होने का चांस है कि नहीं है, प्लीज़ रिप्लाई करिए। तो वही धर्मेंद्र रावत राहुल जी, देखिए, एक बार मैंने इन्फॉर्म किया था, मुझे जो है एक मैसिव इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मिली थी कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। वो मुझे डिपार्टमेंट के एक जो है अधिकारी के द्वारा ही मिली थी, लेकिन उस टाइम जो है एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाया किसी कारणों से। और अभी मुझे इस समय कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा। तो जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एग्ज़ाम कब होगा, मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करने का प्रयास करूँगा। अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो बना के मैं आप लोगों को बताऊँगा कि एग्ज़ाम कब होगा। यदि आप में से किसी को पहले मिल जाती है तो ज़रूर हमको सूचित करें, हमको कॉल कर ले। और अगला क्वेश्चन जो है पुटअप किया है व्हाट्सएप ग्रुप में, और व्हाट्सएप ग्रुप में यही क्वेश्चन है कि सर जो है पहले आपने कहा था कि एग्ज़ाम होगा, लेकिन एग्ज़ाम हुआ नहीं, उस पर क्या बात रिप्लेस होती है। तो इसी क्वेश्चन को रिप्लाई किया है कि आपने पहले भी कहा था। जो है अरविंद कुमार ने कमेंट किया है कि आपने कहा था कि अप्रैल में जो है परीक्षा हो जाएगी, लेकिन हुआ नहीं। तो डियर अरविंद कुमार जी, उस समय हमको एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एग्ज़ाम हो जाएगा, तो मैंने उसके लिए ग्रुप में मैसेज डाल दिया था। उस समय एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाया, किन कारणों से नहीं हो पाया इसकी जो है मुझे जानकारी नहीं है। आगे की डेट का भी मुझे अभी पता नहीं है कब एग्ज़ाम होगा, लेकिन कोशिश यही है कि जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको इन्फॉर्म करने का प्रयास करूँगा। और आप लोगों को बस यही एडवाइस है कि एग्ज़ाम जब भी हो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, अपने को इम्प्रूव करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का एफर्ट करिए। उसी के क्रम में मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं DC शंट मोटर के बारे में। इससे पहले एक वीडियो मैंने DC श्रेणी मोटर की ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, और उस वीडियो में मैंने दावा भी किया है कि मैं आपको DC मोटर के नियर अबाउट 10 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आएंगे वो इसी वीडियो से होंगे। तो ये दूसरी वीडियो है उसी सीरीज की। तो आप लोग अगर पहली वीडियो नहीं देखे होंगे तो आइकॉन पर जो है आइकॉन बटन पे मैं उसकी लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक दे रहा हूँ। जो नए छात्र हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। और साथ ही साथ ये दूसरी वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, कुल 4 वीडियो DC मोटर की मैं प्रोवाइड करूँगा आपको, और उसी से 10 क्वेश्चन आपके मिलेंगे। तो चलिए दूसरा जो मोटर है DC का, उसको कहते हैं DC शंट मोटर। इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक। तो DC शंट मोटर में क्या होता है कि जो फील्ड वाइंडिंग होती है
वो आर्मेचर के समांतर क्रम में संयोजित की जाती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, शंट मोटर कहते हैं या समांतर मोटर कहते हैं। ठीक, तो ये है डीसी सप्लाई। यहाँ से करंट आई इंटर करती है और ये आर्मेचर में जाने वाली करंट है और ये फील्ड की तरफ जाने वाली करंट है आई एस एच, फील्ड का रेजिस्टेंस है आर एस एच। ओके, आर्मेचर में आने वाली धारा आई ए और इसके विरोध में जो बैक ईएमएफ बनेगा वो बनेगा ई बी और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, आर ए। सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे क्या है, वी। ओके, तो हम पहले इसके समीकरण लिख लेते हैं, पहले हम इसकी विशेषता जान लेते हैं। तो फील्ड वाइंडिंग आपको याद रखना है, ये है फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग को आप मोटे तार फील्ड वाइंडिंग सीरीज शंट मोटर में पतले तार अधिक टर्न की होगी, पतले तार अधिक टर्न। ओके, और जब ये पतले तार अधिक टर्न की होगी तो इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, इसका प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा, प्रतिरोध ज़्यादा और प्रतिघात कम होगा। ओके, ये है आपका आर्मेचर। आर्मेचर मोटे तार कम टर्न का ही बनेगा, मोटे तार कम टर्नों का होगा आर्मेचर, और आर्मेचर में प्रतिरोध कम, और प्रतिघात ज़्यादा होगा। ओके, और आपको मालूम है कि आर्मेचर प्रतिरोध का मान है 1 ओम या इससे कम। आर्मेचर प्रतिरोध का मान जो होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 1 ओम या इससे कम होना चाहिए, आपको याद रखना है। तो यहाँ से जो डाटा याद रखना है वो फील्ड वाइंडिंग पतले तार अधिक टर्नों की बनाई जाती है, इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है और प्रतिघात कम होता है। आर्मेचर मोटे तार का बना रहता है सभी जनरेटर में और इसका प्रतिरोध कम और प्रतिघात ज़्यादा होता है। इसका आर्मेचर प्रतिरोध का मान 1 ओम या इससे कम ही होता है। ठीक, फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के समांतर क्रम में लगाते हैं। जो सप्लाई वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग में भी है, क्योंकि समांतर क्रम में जुड़ी है। तो उच्च वोल्टेज के कारण इस वाइंडिंग का प्रतिरोध उच्च रखना आवश्यक है, अन्यथा अगर प्रतिरोध कम होगा तो धारा इस वाइंडिंग से चली जाएगी, फील्ड वाइंडिंग से, इसमें धारा नहीं जाएगी और अधिक धारा के कारण आपकी फील्ड वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसे मोटे पतले तार अधिक टर्नों का बनाएं, जिससे इसका प्रतिरोध क्या रहे, ज़्यादा रहे। अब हम इसके समीकरण लिख लेते हैं। इसके समीकरण लिखते हैं, तो समीकरण, पहला समीकरण होगा धारा का, आई यानी सप्लाई धारा इजकल टू आई ए आर्मेचर धारा प्लस आई एस एच फील्ड धारा या शंट धारा, आई एस एच इजकल टू वी अपान आर एस एच। हमने बताया कि जो यहाँ पर वोल्टेज है फील्ड वाइंडिंग में वो सप्लाई वोल्टेज के इक्वल है। सप्लाई वोल्टेज वी इजकल टू आई ए आर ए प्लस ई बी। एक लूप में हम कैलकुलेट कर लेंगे केवीएल से। ठीक, अगर इस लूप में हम केवीएल लगा देंगे तो ये फार्मूला हमको मिल जाएगा केवीएल के अकॉर्डिंग। ओके, सप्लाई वोल्टेज जो है टोटल वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा, या आप ई बी लिख सकते हैं, ई बी इजकल टू वी माइनस आई ए आर ए। मोटर में जो इनपुट पावर है, मोटर में इनपुट पावर है, इनपुट शक्ति है, याद रखिएगा पी इन, इनपुट पावर जो है वी आई वाट, और मोटर में उत्पन्न शक्ति है, मोटर में उत्पन्न शक्ति
मोटर में उत्पन्न शक्ति है पी आउट इजिकल टू ई बी आई ए वाट। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आई एम श्योर आप सभी लोग इससे क्लियर होंगे और इसका आप सभी स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है डीसी शंट मोटर के लिए। एग्जाम में पूरी तरीके से ये सारे क्वेश्चन भरे रहेंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, आगे बढ़ते हैं। तो इसके पहले अभिलक्षण की तरफ बढ़ते हैं, डीसी शंट मोटर के पहले अभिलक्षण की तरफ, क्योंकि हमको अभिलक्षण से ही मालूम होता है कि मोटर के क्या गुण होते हैं, मोटर कैसा बिहेवियर करती है, और उसके गुणों के आधार पर ही हम उसका यूज जो है बनाते हैं कि कहाँ यूज करेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको 3 प्रकार के अभिलक्षण बताए हैं। जो जिन स्टूडेंट ने अभी तक वीडियो नहीं देखी हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें 3 अभिलक्षण हमने आपको बताए हैं, टार्क लोड, गति लोड और टार्क गति। तो हम पहले देखते हैं इस मोटर का टार्क लोड अभिलक्षण। टार्क लोड अभिलक्षण, टार्क लोड अभिलक्षण को TI कैरेक्टरिस्टिक के नाम से भी जाना जाता है। आई मतलब आर्मेचर धारा। आर्मेचर धारा जो होती है लोड के प्रोपोर्शनली होती है। जैसे जैसे लोड का मान इंक्रीज होता है, आर्मेचर धारा भी क्या होती है वैसे ही बढ़ती जाती है। तो डीसी मोटर में जो टार्क का फार्मूला होता है T प्रोपोर्शनल फाई IA। क्या होता है? T प्रोपोर्शनल फाई IA। परंतु शंट मोटर में फाई क्या रहता है? स्थिर रहता है। फाई क्या रहता है? स्थिर रहता है, क्योंकि शंट वाइंडिंग जो है एक स्थिर फ्लक्स जनरेट करती है। शंट वाइंडिंग में धारा का मान लगभग स्थिर रहता है, जिसलिए शंट वाइंडिंग एक स्थिर फ्लक्स जनरेट करती है, और स्थिर फ्लक्स के कारण जो है T प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा यहाँ पे? IA हो जाएगा। तो टार्क और लोड एक दूसरे के प्रोपोर्शनली हैं, समानुपाती हैं। इनके बीच अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो एक सीधी रेखा मिलेगी। इस एक्स एक्सिस पर हम लोड को दिखाएंगे IA, और वाई एक्सिस पर हम दिखाएंगे टॉर्क को T। ओके, तो ये ग्राफ क्या होगा? एक सीधी रेखा होगा। तो इससे पहले हमने डीसी मोटर में आपको बताया था, डीसी श्रेणी मोटर में आपने देखा था कि T प्रोपोर्शनल IA स्क्वायर था। यानी कि ये जो ग्राफ था ये इस तरीके का था। तो इस अभिलक्षण यहाँ पे T प्रोपोर्शनल I स्क्वायर आर्मेचर धारा या लोड के वर्ग के समानुपाती है। यानी अगर लोड ज़्यादा होगा तो टार्क भी बहुत ज़्यादा होगा। तो श्रेणी मोटर का उपयोग हम भारी लोड पे करते थे। यहाँ पे यानी लोड और टार्क प्रोपोर्शनली है, यानी लोड बहुत, यहाँ पे टार्क बहुत कम है। ओके, टार्क कम होने के कारण जो है इस मोटर का उपयोग भारी लोड पर हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक, तो शंट मोटर का उपयोग यानी बहुत ज़्यादा भारी लोड के लिए नहीं किया जाएगा। बहुत ये नॉर्मल लोड या मध्यम लोड के लिए ही इसको हम रेफरेंसिव करेंगे, और भारी लोड के लिए इस मोटर का चयन हम नहीं करेंगे। ये हमको पता लग जाता है इसके टार्क लोड अभिलक्षण से। ठीक है, चलिए दूसरा अभिलक्षण देखते हैं। दूसरा अभिलक्षण है गति लोड अभिलक्षण। गति लोड अभिलक्षण जिसे कहते हैं NIA कैरेक्टरिस्टिक। ओके, अब गति लोड अभिलक्षण क्या है कि लोड के साथ गति में क्या परिवर्तन होगा, इसी की जानकारी जिस गुण से हमको प्राप्त होती है उसी को कहते हैं गति लोड अभिलक्षण। अब चूँकि गति N प्रोपोर्शनल है EB/φ। डीसी मोटर की जो गति है आपको ऑलरेडी बताया गया, डीसी मोटर की गति जो होती है वो होती है N प्रोपोर्शनल EB/φ। यानी कि अब चूँकि फाई हमने बताया, फाई क्या है? स्थिर है। अगर फाई स्थिर होगा तो EB भी क्या होगा?
स्थिर ही होगा, क्योंकि ईएमएफ जो बनेगा वो फाई के कारण ही बनेगा, फाई में वेरिएशन आएगा तो ईएमएफ में वेरिएशन आएगा, तो फाई भी स्थिर होगा, इसलिए इसकी गति भी क्या होगी, एन क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। तो इस अभिलक्षण से स्पष्ट हो गया कि शंट मोटर एक स्थिर गति वाली मोटर है। लोड बढ़ाने पर इसकी गति थोड़ी सी कम होती है, अर्थात लगभग क्या रहती है, स्थिर रहती है। तो इसको हम ग्राफ रूप में देखें तो श्रेणी मोटर की गति क्या होती है, लोड बढ़ाने पे थोड़ा सा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये है लोड आई ए और ये है गति एन। ओके, जबकि श्रेणी मोटर में हमने आपको बताया था कि सीरीज मोटर में क्या था, श्रेणी मोटर में था कि एन जो था टी एन प्रोपोर्शनल ई बी अपान फाई, और लोड जब ज़्यादा था, लोड मैक्सिमम था, लोड बढ़ता था तो फाई भी बढ़ जाता था और गति क्या हो जाती थी, घट जाती थी। तो वहाँ पर आपने ये जो ग्राफ देखा था इस तरीके का देखा था, यानी लोड बढ़ेगा तो गति में तेज़ी से कमी हो जाएगी, ठीक है, यानी लोड बढ़ता था तो गति तेज़ी से घट जाती थी। लेकिन यहाँ पर शंट मोटर में ये गति लगभग क्या रहती है, स्थिर रहती है। ओके, तीसरा विलक्षण देखते हैं। इसके बारे में आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, जैसे ही कोई कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट होता है उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तीसरा विलक्षण हम लोग देखते हैं टार्क गति अभिलक्षण। टार्क गति अभिलक्षण यानी कि टी एन कैरेक्टरिस्टिक। तो टी प्रोपोर्शनल आई ए और एन प्रोपोर्शनल ई बी अपान फाई। तो इन दोनों समीकरण से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा कि टी प्रोपोर्शनल 1/n। ओके, टी प्रोपोर्शनल 1/n, जिससे वैल्यू क्या होगी, मतलब टी और एन एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, एक दूसरे के जो है का विरोधी हैं। तो अगर टॉर्क ज़्यादा होगा, चूँकि एन क्या है, एन लगभग स्थिर है, एन स्थिर है तो इसका टार्क भी स्थिर होता है, कम ही होता है, लोड बढ़ाने से बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता है। ओके, इसलिए भारी लोड पर इसका उपयोग नहीं करते हैं। तो ये स्थिर गति वाली मोटर है और इसका उपयोग हम मध्यम लोड पर सामान्य कार्यों के लिए करेंगे। यूज में इसका उपयोग बता रहा हूँ, इसके लक्षणों से जो निष्कर्ष निकल के आता है कि इस मोटर का उपयोग स्थिर गति के कार्यों के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे, स्थिर गति के कार्यों के लिए। स्थिर गति के लिए जैसे आटा चक्की मिलों में करेंगे, आटा चक्की मिल, ओके, आटा चक्की मिल में करेंगे, और लेथ मशीन में करेंगे, स्थिर गति के कार्यों में करेंगे। तो जहाँ जहाँ हमको कम लोड और स्थिर गति की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर हम शंट मोटर को वरीयता प्रदान करेंगे, ठीक है। तो शंट मोटर का ये लेक्चर आपको उम्मीद है कि ज़रूर समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया या कोई प्रॉब्लम हुई तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट को मैं अगली आने वाली वीडियो में ज़रूर उस पर डिस्कस करूँगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली हर वीडियो में पूरी तरीके से जो है फोकस कर रहा हूँ कि TG2 के लिए जो है उपलब्ध हो और आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाए। धन्यवाद, जय हिंद।